हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 12 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम शुद्ध गतिक समीकरणों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एक बार आप वीडियो को पॉज़ करके उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हम पीछे भी कुछ वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विराम अवस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। यानी हमें क्या दे दिया? त्वरण। और विराम अवस्था हमें क्या बता रही है कि उसका प्रारंभिक वेग हमारे पास 0 है। ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी। यानी हमें समय निकालना है जिस समय में 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु अर्जित करेगी। अब 160 मीटर प्रति सेकंड हमारा अंतिम वेग हो गया, क्योंकि प्रारंभिक हमें दिया है। और इसमें एक और चीज़ निकालनी है कि इतने समय में वो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी भी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, जो हमारे पास है, हमने उन्हें लिख दिया। तो प्रारंभिक वेग हमें पता है, ए हमें पता है और ये वी हमें पता है, जो अंतिम वेग है। सबसे पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या-क्या चीज़ें आपको पता है क्वेश्चन में, ताकि आप सॉल्व अच्छे से कर सकें क्वेश्चन को। अब हमें सबसे पहले निकालना है समय, कि कितना समय है। टी अगर हमें निकालना है, अब आप सबसे पहले ये सोचिए कि हम कौन-सी समीकरण का यूज़ इसके लिए करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें दूरी नहीं पता है, तो जो आप सेकंड और थर्ड समीकरण को देखेंगे शुद्ध गतिकी की एक समान त्वरण के लिए, क्योंकि हमें त्वरण इसके लिए ही बोला है, हमें ये नहीं बोला कि त्वरण चेंज हो रहा है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम उन्हीं को करेंगे क्योंकि हमने एक समान त्वरण की ही स्टडी की है। तो अब उसमें से हम पहली जो दूसरी है और तीसरी है उसका तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो दूरी होती है और यहाँ पर दूरी पता नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? पहली वाली का, क्योंकि उसमें टी का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमारे पास ये होती है पहली वाली समीकरण। अब क्या करेंगे? हमें सारी की सारी चीज़ें पता है, हम जो भी चीज़ें हमें मालूम है सबको इसमें रख देंगे। हमें केवल टी नहीं मालूम और वही चीज़ हमें निकालनी है कि ये कितने समय में प्राप्त करेगी, यहाँ पे कितना समय है, वो ही निकालना है हमें। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जब, तो हमारे पास t बराबर 20 सेकंड आ जाता है। अब जो दूसरा काम है वो हम ये करेंगे कि मतलब इसी 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता है, हमें ये x निकालना है, बस ये दूरी निकालनी है। अब आपको ये सोचना है कि हम कौन-सी समीकरण का इसमें यूज़ करेंगे। देखिए, पहली वाली समीकरण यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि दूरी उसमें आती नहीं है। दूसरी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, लेकिन तीसरी में हमारे पास टाइम नहीं आता। हमें निकालना है किस टाइम, इस 20 सेकंड के दौरान कितनी उसने दूरी तय की। हमें टोटल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें इस टी के दौरान चाहिए। तो हम सेकंड वाली को यूज़ करेंगे। तो हमने सेकंड वाली समीकरण लिखी और यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उसकी प्रारंभिक अवस्था में x बराबर मतलब t बराबर 0 पर वो कुछ जो उसकी अवस्था थी या स्थिति थी कुछ थी, यानी उसका कुछ विस्थापन था। इसीलिए मैंने यहाँ पर x0 वाला नहीं लिखा, सीधे जो x0 होता है उसको 0 लिख सकते हैं हम फिर। तो वो चीज़ लिखी है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि वो समीकरण फिर यहाँ पर x0 आपके पास राइट हैंड साइड में प्लस हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा। अब हम यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमने रख दी यहाँ पर। देखिए हमारे पास v0 अवेलेबल है क्योंकि वो विराम अवस्था में थी। अब हमारे पास x हमें निकालना ही है कि कितनी दूरी, t हमें मालूम है वो हमने लिख दिया। खैर पहला टर्म 0 ही होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। at² हमें पता है, तो हमने वो चीज़ लिख दी। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाला टर्म 0 हो जाता है, ये वाला टर्म कुछ ऐसा बचता है, ये हाफ है मतलब 1/2 है, तो वो काट कर उसको जब ऊपर कट कर देता है अंश में, तो इस तरीके से हमारे पास 1600 मीटर आ जाता है, क्योंकि ये इसको 4 टाइम्स काटता है और वो 1600 हो जाता है। तो ये दूरी हमारे पास इस पूरी टाइम जो 20 सेकंड था उसमें उस वस्तु ने तय की। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि एक वस्तु क्षैतिज पृष्ठ पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फिसलना प्रारंभ करती है। तो यानी कि वो फिसलेगी जब, तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड का उसका प्रारंभिक वेग हो गया, तो ये हमें v0 दिया है। घर्षण के कारण इसका वेग, घर्षण क्या होता है? घर्षण यानी कि जब वो फिसलेगी तो जो सतह पर वो फिसल रही है वो उसका विरोध करेगी, यानी उसकी गति का विरोध करेगी। वो नीचे आना चाहती है, वो उसको ऊपर की तरफ ही रखना चाहिए, मतलब उसकी गति का विरोध। और जब गति का विरोध होगा तो उसका जो वेग होगा वो कम होने लगेगा। तो इन्होंने यही कहा कि जब गति का विरोध होगा यानी घर्षण के कारण इसका जो वेग होगा वो इस दर से घटने लगता है। तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना
कि यहाँ पर ये बोला इसका वेग इसकी दर से घटने लगता है, तो ये वेग होगा। यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये त्वरण है हमारे पास, तो ये हमें त्वरण गिवन है और हमें वो निकालना है कि उसका वेग कम होता है तो वस्तु के रुकने में कितना समय लगेगा, यानी कि जब वस्तु रुक जाएगी तो उस टाइम पे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब हमें जो जो चीज़ें दी है हमने लिख दी। हमें ये दिया था v0 हमने लिख दिया, a हमें दिया था और उन्होंने कहा वस्तु के रुकने में, तो v अंतिम वेग इसका मतलब 0 होगा क्योंकि जब वस्तु रुक जाएगी और कितने समय में, वो समय हमें निकालना है। अब हमें सोचना है कि हम कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करें। तो देखिए, हमारे पास v है, v0 है, a और t है। तो इसको थोड़ा वीडियो को पॉज़ कीजिए, सोचिए क्योंकि ये बहुत आसान है। तो हम जो गति की प्रथम समीकरण है, उसका यूज़ करेंगे। हमने गति की प्रथम समीकरण लिखी क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होती है, क्योंकि दूरी का कोई ज़िक्र नहीं है, तो हम सेकंड और थर्ड वाली समीकरण पे तो जाएँगे ही नहीं। तो हमने पहली समीकरण लिखी, उसमें सारे जो मान हमें दिए थे, वो पुट किए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। माइनस क्यों? थोड़ा-सा अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कुछ एक वीडियो में आपको बताया था कि जब वस्तु का वेग कम होता है, यानी पहले उसका वेग ज़्यादा था, जैसे यहाँ पर था और फिर उसके बाद कम होगा, जैसे यहाँ पर इसके बाद वो वस्तु रुक रही है, तो वेग कम हुआ, तो जो उसका त्वरण होगा, उस त्वरण को मंदन कहते हैं क्योंकि उसका वेग कम होने लगता है। इसीलिए यहाँ से जो इसका वेग था वो घटने लग रहा था, तो इसको मंदन हम कहेंगे, तो इसीलिए माइनस दिखाते हैं कि वो त्वरण माइनस में था। जैसे अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं दिखाते तो हम आगे देखेंगे कि हमारा जो t था वो माइनस में आता और t माइनस में एक्सेप्टेबल नहीं होता क्योंकि समय माइनस में नहीं हो सकता। इसीलिए हम पहले ही माइनस लगा देते हैं कि हाँ, हमारा त्वरण नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे इतनी दर से वो घटने लगता है और हमें फिर पता चल जाता है कि त्वरण, क्योंकि पहले वाला हमारे पास वेग ज़्यादा था v0 और फिर v 0 हो गया इस वजह से। अब जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो होगी ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, तो वो भी माइनस में और फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएँगे और फिर हमारे पास t 10 सेकंड आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैं आपको बता ही रही थी कि अगर मैंने यहाँ पे माइनस नहीं रखा होता तो वो प्लस ही होता और ये 0.5 तो उधर जाकर माइनस ही रहता। तो ये यहाँ पर ये माइनस 10 सेकंड हमारे पास आता, तो इसीलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए हमने ऊपर माइनस लगाया क्योंकि हमें पता था कि इतनी दर से घट रहा है तो त्वरण मंदन होगा, इस वजह से। तो हमारे पास इस तरीके से ये टाइम कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा-सा समझना था चीज़ों को। ये कॉन्सेप्ट बहुत की कॉन्सेप्ट्स हैं कि वस्तु बाद में रुक रही है तो उसका अंतिम वेग 0 हो गया, उसका प्रारंभिक वेग अगर वो विराम अवस्था में थी तो वो 0 है। इन चीज़ों को आपको समझना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसा हमने एक बहुमंजिला भवन वाला क्वेश्चन किया था, उसी के जैसा एक क्वेश्चन है। एक लड़का नदी के पुल पर खड़ा है, वह 4.9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। जैसे वहाँ पर हमने एक गेंद को फेंका था बहुमंजिले भवन की छत पर रह के। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा है कि ये नदी नीचे की तरफ बह रही है और यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, यानी कि जैसे ये पुल है और यहाँ से वो एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है 4.9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी कि ये क्या है, प्रारंभिक वेग। और ये 3 सेकंड बाद नदी के जल से टकराता है, यानी कि जब आपने ऊपर फेंका, यानी कि वो यहाँ से और फिर नीचे की तरफ उसकी गति हुई, तो पूरी गति में पूरा नदी के जल से जब टकराया वो, तो 3 सेकंड बाद टकराया, यानी कि यहाँ से यहाँ और फिर नीचे जितनी उसने गति करी उसे 3 सेकंड लगे। तो पुल से नदी की गहराई ज्ञात कीजिए, यानी नदी नीचे है तो ये वाली और ये वाली जो दूरी है आपको ये ज्ञात करनी है, यानी कि ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर 2 तरीके होंगे क्योंकि हमने वहाँ पे भी 2 तरीके सीखे थे, क्योंकि एक समान त्वरण होगा। तो एक समान त्वरण क्यों होगा ये भी मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, क्योंकि जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या में बहुत कम है। तो हम मान सकते हैं कि एक समान त्वरण होगा, तभी हम g को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। तो इसीलिए जब हम ये कह सकते हैं तो हम पूरे पथ की चिंता किए बिना हम केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं को लेंगे, यानी कि केवल इस वाले पॉइंट को लेंगे और इस वाले पॉइंट को, केवल ये वाला पॉइंट और जब वो धरती से टकरा गया वो वाला पॉइंट। तो हम इस तरीके से वो जो हमने वहाँ द्वितीय विधि की थी उससे सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो हमें दिया है वो चीज़ें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें V0 मालूम हो गया, हमें G मालूम हो गया। G मैंने नेगेटिव क्यों रखा है? सोचिए थोड़ा, क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, हमेशा वो G होता है, वो नीचे की तरफ काम करता है और नीचे नेगेटिव y डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम G को नेगेटिव लेते हैं। बाकी हमें T मालूम चल गया और x0 हमें निकालना है। x0 क्यों कहा मैंने x0? क्योंकि हमें वो प्रारंभिक अवस्था x0, अभी मैं आपको समीकरण से ख़ैर समझाऊँगी उसे कि क्यों निकाला। पुल से नदी की गहराई हमें ज्ञात करनी है।
अब इसमें हमने सेकंड समीकरण को यूज़ किया। अब सेकंड समीकरण को इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। इसमें मैंने यहाँ पे x0 लिखा है क्योंकि जब आप यहाँ पर नदी बह रही होगी और पुल से इस तरीके से वो व्यक्ति ऊपर की तरफ फेंकेगा, फिर वो नीचे की तरफ आएगी। तो मैंने ये कहा कि त्वरण क्योंकि एक समान है, तो हम केवल यहाँ से क्योंकि यहाँ पे पहले गेंद थी और फिर वो ऊपर की तरफ गई, एक बिंदु पर उसका वेग 0 हुआ और फिर वो नीचे आई। तो हम इन दोनों की ये निकाल रहे हैं और वही पुल से नदी की गहराई भी होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ 0 पॉइंट, यानी धरती की सतह को मूल बिंदु ले रहे हैं और फिर ये जो पॉइंट है, ये जो बॉल है उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, प्रारंभिक स्थिति, इसीलिए इसे x0 ले रही हूँ। ठीक है? ये इसीलिए x0 लिया गया है। तो ये x0 मैंने आपको समझा दिया कि क्यों था, और ये x ये बता रहा है कि अंतिम अवस्था क्या हो गई उसकी। ठीक है? तो इस दौरान अंतिम अवस्था क्या हो गई, जब वो सतह पर पहुँच गया और सतह पर मैंने कहा वो मूल बिंदु है तो उसको हम 0 लेंगे और यहाँ पर x0 होगा जो हम निकालेंगे, कि x0 क्या होगा कि मूल बिंदु से यानी सतह से उसकी कितनी दूरी है, और वही पुल से नदी की गहराई हो जाएगी हमारी। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चीज़ों को हमने लिख दिया, जो-जो चीज़ें हमें मालूम थी। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये लगाना आप नहीं भूलेंगे कि माइनस हम लगा रहे हैं यहाँ पे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, x क्यों 0 आया मैंने ये भी बता दिया आपको। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको, तो -29.4 आता है और उसको आप लेफ्ट साइड या और फिर उसके बाद अरेंज करके राइट साइड में लिखते हैं, तो आपके पास ये पुल से नदी की गहराई 29.4 मीटर आ जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा अवरोधन दूरी पर आधारित है, यानी अवरोधन दूरी जो हमने गति की तृतीय समीकरण से निकाली थी। तो एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी हो जाती है 18 मीटर। ये आपके पास एक केस दे दिया कि इतने वेग से चल रही थी और 18 मीटर हो गई। यदि इसी कार का वेग आपके पास 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, तो ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए, यानी कि जितना पहले उत्पन्न किया, क्योंकि जब लगाएंगे तो जो वेग होगा वो कम होगा और मंदन उत्पन्न होगा। तो तब हमें इस वेग के लिए कार की नई अवरोधन दूरी निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखिए दो केसेस हो गए। तो दो केसेस जब होते हैं तो हम देखेंगे उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये चीज़ें हमें पता है, देखिए ये V0 था ये वाला, क्योंकि प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम तो 0 होगा क्योंकि वो ब्रेक लगाने के बाद रुकेगी थोड़ी देर बाद। और D1 हो गया हमारे पास 18 इस केस के लिए। फिर ये हमारे पास 25 मीटर प्रति सेकंड V0, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डबल, मैंने ऊपर लगाया है डबल निशान, ताकि ये इससे थोड़ा अलग लग सके, और ये D2 हमें निकालना है। अब हमने देखा अवरोधन दूरी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब याद होगा आपको कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर जब हम थर्ड समीकरण लिख रहे थे तो ए पे माइनस नहीं लगाया था, तो वो ये बता रहा है कि वहाँ पर मंदन उत्पन्न हुआ होगा। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर ds और V0 का एक रिलेशन है समानुपाती का, और ये इस ds इसके स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, उसके समानुपाती है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास समानुपाती का रिलेशन होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हम पहले वाले केस का लिखें ds, तो हम लिखेंगे d1, और फिर प्रोपोर्शनल साइन है तो हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने k लगाया, और फिर V0 स्क्वायर पहले वाले का, तो V0 स्क्वायर। फिर हम दूसरे केस के लिए लिख सकते हैं कि D2 लिखा और वहाँ पे भी एक कांस्टेंट लगेगा और V0 स्क्वायर, लेकिन V0 उसका डबल डैश होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डबल डैश लिखा है। तो फिर हम सीधे ये कर सकते हैं D1 अपॉन D2 V0 स्क्वायर अपॉन V0 डबल डैश स्क्वायर, क्योंकि उनके कांस्टेंट सेम होंगे। इस तरीके से एक तो ये अप्रोच थी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। दूसरी अप्रोच जो इसी तरीके की है, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने सॉल्व किया। हमने क्या किया, हमारे पास ये फॉर्मूला था, माइनस चिन्ह को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि मंदन हो रहा है। हमारे पास पहला केस था ये V0 ये D1, तो हमने यहाँ पर रख लिया 2a, क्यों, a की वैल्यू थी नहीं और वो हमने फिर उसी तरीके से रख दी। फिर हमारे पास जो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 2a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दूसरा केस लिखूँ तो ये था, जब इन वैल्यूज़ को मैं इसमें लिखूंगी, तो मैंने ये लिख दिया और आगे सॉल्व करके 2a की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास 2a की वैल्यू, दो वैल्यूज़ आ गई। अब 2a क्योंकि मंदन सेम था, इसीलिए यहाँ पे a के लिए हमने कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए कोई निशान नहीं लगाया, तो दोनों सेम थे, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख दिया, क्योंकि a तो दोनों में सेम था। उन्होंने कहा था कि सेम मंदन के लिए जो आगे अवरोधन दूरी होगी वो निकालनी है, तो दोनों को सेम लिख दिया और यहाँ से केवल D2 हमें निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ऐसे ही जो मैंने पहली अप्रोच थी उससे भी सेम आता, क्योंकि वो जब भी समानुपाती का रिलेशन होता है हम ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास नई अवरोधन दूरी निकल जाती है।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो अगली वीडियो में हम इस पूरे अध्याय की सारांश अर्थात समरी वीडियो को देखेंगे, जो भी शॉर्ट में हम समझेंगे जो भी हमने इस पूरे अध्याय में किया है, और इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के और क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी सवालों के प्रति जो अप्रोच है वो और अच्छी हो और अच्छे से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अभी के लिए थैंक यू।